फिजिक्स में एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें कि मैग्नीट्यूड से क्या मतलब होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं। देखिए, अब सिंपली जब किसी चीज को परचेज कर, तो मानो कि आप एप्पल परचेज कर रहे हो 2 kg, तो आपने यहाँ लिखा 2 kg। ये 2 जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू और k जो है वो यूनिट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों मिला करके मैग्नीट्यूड बन जाता है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड में 2 बातें होती हैं। एक होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, 3 मीटर्स, 2 kg, 1 आवर। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब फिजिकल क्वांटिटी की क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार, एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसको कंप्लीटली हम केवल उसके मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्शंस नहीं होता है। यानी स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, यानी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट होगा। डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी की सारी जो है वो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है। यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि मैग्नीट्यूड होगा और यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है। ये लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, यानी ये ओबे करता है, ओबे लॉ ऑफ अलजेब्रा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ अलजेब्रा को फॉलो करता है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस सरफेस पे एक बॉक्स रखी हुई है। अब अगर इस बॉक्स पे फोर्स लगाते, इस तरह से अगर हम फोर्स लगाते, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स हम लगाते, तो ये बॉक्स जो है वो राइट साइड में मूव कर जाएगा। लेकिन अगर हम इसी बॉक्स पे फोर्स अगर इस तरह से एयर लगाए तो यह बॉक्स जो है वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों ही केस में जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन है, बट फोर्स का जो इफेक्ट देख रहे हैं वो सेम नहीं है। जब यहाँ पे फर्स्ट केस की बात करें तो बॉक्स का मूवमेंट राइट साइड में हो रहा है, जबकि सेकेंड केस में बॉक्स का मूवमेंट वो लेफ्ट साइड में हो रहा है। जबकि दोनों ही केस में फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट उसका इफेक्ट जो सेम नहीं है। और यह इफेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है? तो यह इफेक्ट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यानी कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसको कंप्लीट रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी बदलाना पड़ता है। तो अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर जो है इसमें मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर के स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी होंगे, बट सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसको नोट कीजिए कि किसी भी क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो वेक्टर नहीं होगा। आप 10th लेवल तक ये सीख चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होती है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी होता है, फिर भी वो वेक्टर नहीं होता है। तो वेक्टर होने के लिए थर्ड कंडीशंस है और वो है कि वेक्टर्स लॉ
को फॉलो करना चाहिए, ओबेज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेक्टर किस चीज को कहेंगे, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है और वो वेक्टर एडिशंस को फॉलो करता है। इसका अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो इसका एग्जांपल होगा डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग को मिलेंगे। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे मान लो एक फोर्स वेक्टर और आप इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम कोई भी एक अल्फाबेट लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ए लिया और इसके ऊपर में एक एरो ऐसे लगा, ये हमारा फोर्स वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर में दो बात होगी, एक होगा इसका, बल्कि आप इस तरह से समझें कि जब भी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लें कि ये एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पार्ट में इसको लिखेंगे, एक मॉड ए और साथ में ए का। ये जो फर्स्ट पार्ट है यह रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, यह मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। इसको पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। शॉर्ट में इसको मॉडुलस को मॉड भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं ए कैप। यह रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन का, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसको यूनिट वेक्टर भी कहा जाता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एरो, मान लीजिए ये एरो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है। ये वेक्टर जहां से स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एंड, और जहां पे एंड हुआ है इसको कहते हैं हेड। मान लीजिए इसका हेड। अब इसको लिखते कैसे हैं? तो वेक्टर ए इज इक्वल टू, पहले याद रखेंगे, पहले हम टेल को लिखेंगे, तो टेल यहाँ ओ पे लोकेटेड है और फिर हेड लिखेंगे, इसके ऊपर में एरो डाल दूंगा ऐसा। अब पीओ नहीं लिखना, पीओ लिखने से इसकी जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाए। अब देखो, जब आप वेक्टर ए की बात कर रहे हो तो वेक्टर ए में दो बातें होगी, एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन होगा। तो जब हम ओपी वेक्टर को लिखेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड, या सीधे हम ये बोले कि मॉड ए की बात करेंगे कि मॉड ए जो है दिस विल बी इक्वल टू
लेंथ ऑफ एरो। इस एरो का जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए कि हमने ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और ड्यू ईस्ट, इसको इतनी बड़ी एरो से दिखाया, तो अगर हम 2a वेक्टर दिखलाना चाहते हैं, अगर ये वेक्टर a को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2a को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए इसका मैग्नीट्यूड को डबल करना होगा। तो मैग्नीट्यूड को डबल करने के लिए जो एरो है उसकी लेंथ भी डबल करनी होगी। ये हमको रिप्रेजेंट करेगा 2a। जब भी हम अपने नोटबुक में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो याद रखना कि हमेशा जो राइट साइड वाला जो पोर्शन होता है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। कुछ वेक्टर्स आपको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट। बी वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ ईस्ट। सी वेक्टर इज इक्वल टू 50 न्यूटन ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये तीन वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए जो वेक्टर ए है ये ईस्ट के डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। अब अगर हम वेक्टर ए को रैंडमली एक एरो से सिलेक्ट कर दे, मान लीजिए 5 न्यूटन हमारा ये वेक्टर है, दिस इज योर वेक्टर। वेक्टर बी जो है उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। मींस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड का डबल है और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और ईस्ट का जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट हुआ, जो दोनों साइड से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। इसका मतलब जितना बड़ा हम ये एरो बना है उसका डबल लेंथ हमको यहाँ निकालना होगा। ये वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड हो गया 10 न्यूटन। थर्ड वेक्टर सी है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 30 न्यूटन है, सॉरी 50 न्यूटन है और वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये आप ध्यान देंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब हुआ कि वो नॉर्थ और ईस्ट वाला जोन में लोकेटेड होगा। बट एंगल किधर से बनेगा? तो जो लास्ट में ऑफ के बाद जो आ रहा है उसके साथ एंगल बनेगा। ऑफ के बाद है ईस्ट है तो ये ईस्ट, ईस्ट के साथ ये एंगल बनेगा 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का एंगल ऐसा और इसकी 50 न्यूटन है तो इसकी लेंथ ऐसा। दिस इज योर वेक्टर सी। प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल को कैसे डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ए बी है। हमको फाइंड करना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। दो वेक्टर के बीच के एंगल को डिसाइड करने के लिए हम लोग दोनों को इस तरह से शिफ्ट करेंगे, दोनों वेक्टर को इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि दोनों का टेल जो है वो एक जगह पर आ जाए। जैसे इसको हम पीछे की ओर शिफ्ट करते चले जाए और बी को भी पीछे की ओर शिफ्ट करेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स यहां पर आकर के इंटरसेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट जहां पर ये दोनों वेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे। अब
यहाँ पे 3 अलग अलग सिचुएशंस बनेंगे। जैसे एक है जहां दोनों वेक्टर टेल से टेल कनेक्टेड है, जैसे फर्स्ट फिगर में ये दे रहा है। दूसरा एक के हेड पर, दूसरे का टेल। और तीसरा सिचुएशन जहां पे हेड पे हेड लगा हुआ है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर। ये 3 अलग अलग सिचुएशंस है। जब टेल से टेल कनेक्टेड होगा तो सीधे ये दोनों एंगल जो होगा उसी एंगल को हम एंगल बिटवीन ए एंड बी लिखेंगे। यहां देखिए जहां हेड और टेल है तो उसमें क्या करेंगे, हेड वाला पोर्शन को आगे बढ़ा देंगे और इस एंगल को हम लेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहां पर जहां दोनों के बीच का हेड कनेक्टेड है उस केस में इस एंगल को ए और बी के बीच का एंगल लेंगे। कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं सिचुएशन को। मान लिया हमने वेक्टर बनाया ए बी सी, ए वेक्टर। दिस एंगल इज 37 डिग्री। ये एंगल हो गया 110 डिग्री। अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर सी की बात करें तो यहां पे दोनों वेक्टर का टेल जो है वो एक जगह पर जुड़ा हुआ है। तो जब भी टेल एक साथ जुड़ा होगा तो केस नंबर 1 को फॉलो कर